नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम RSCILT ओल्ड एग्ज़ाम पेपर के बारे में बात करेंगे, इस जो कि 14 दिसंबर 2014 को पहले आ चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोस्ट सवाल इसके अंदर आए थे, तो मैं आशा करता हूं कि हमारी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स करना और शेयर करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको हमें हमारी वीडियो संबंध कोई सुझाव देने हो तो आप बेझिझक दे सकते हैं। और अगर आप कोई नई वीडियो या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हम आपके लिए उस वीडियो को अच्छी से अच्छी और ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लंबी ना करते हुए हम अपने सवालों पर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, URL का विस्तारित रूप क्या है, यानी URL का आपको पूरा नाम बताना है। दोस्तों, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल है, कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई है। दोस्तों, सबसे बड़ी इकाई का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसमें जो डाटा स्टोर करते हैं, तो उसको डाटा को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी यूनिट होती है जिससे हम डाटा को मापते हैं। मान लीजिए कि आप जैसे कि मार्केट से कुछ ख़रीदने जाते हैं, मान लीजिए आप दूध खरीदने गए, तो दूध मापने की इकाई होती है जैसे लीटर है, या कई बार बहुत से किलोग्राम भी बोलते हैं। तो जो मापने की इकाई होती है वही इकाई कंप्यूटर के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कंप्यूटर की इकाई को मेमोरी यूनिट बोला जाता है। तो याद रखना, ये सवाल है कि कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी इकाई सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों, पहले सवाल पर अगर हम आते हैं तो पहले सवाल की अगर हम बात करें तो पहले सवाल में वो कह रहा है बाइट। दोस्तों, याद रखना, सबसे बड़ी इकाई हमारी बाइट नहीं होती है, बाइट छोटी इकाइयों में आती है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई जो होती है उस छोटी इकाई का नाम होता है बिट। बिट के बाद जो इकाई आती है उसको बोलते हैं हम लोग बाइट। तो बाइट नहीं हो सकती है, किलोबाइट। अगर किलोबाइट के बाद जो बाइट आती है, जो बिट जो मेमोरी यूनिट आती है वो है किलोबाइट, और किलोबाइट के बाद जो यूनिट आती है वो है मेगाबाइट। तो इसलिए तीनों सही ना होते हुए इसमें सी गीगाबाइट, क्योंकि मेगाबाइट के बाद ही आपकी गीगाबाइट आती है। तो सही जवाब है आपका सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डॉट डॉट लगा हुआ है, तो डॉट डॉट में वो ये पूछ रहा है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा आएगा। तो यहाँ पर नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। दोस्तों, डेटा आदान प्रदान का मतलब होता है कि जब आप एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर पर भेजते हैं तो वो किसके माध्यम से जाता है। दोस्तों, उसका सही जवाब है प्रोटोकॉल। आप प्रोटोकॉल के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर संचार स्थापित करते हैं। आप अपने डाटा को जब भेजते हैं तो प्रोटोकॉल ही लेके जाता है, और आपके पास किसी दूसरे कंप्यूटर का डाटा प्रोटोकॉल ही लेकर के आता है। अगला सवाल है, MS एक्सेल में फंक्शन को जोड़ने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। तो दोस्तों, MS एक्सेल में फंक्शन कुंजी, तो एक बात कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने एक्सेल कर रखा है या जिन बच्चों ने एक्सेल सीख लिया है उनके लिए सवाल आसान है, और जिन्होंने नहीं सीखा है उन बच्चों से बोलना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल पर दिए गए एक्सेल से जुड़ी वीडियोस को आप देखें और समझें, तो आप अपने ज्ञान को और अच्छा बना सकते हैं। तो सवाल है, MS एक्सेल में फंक्शन को जोड़ने के लिए शॉर्ट कुंजी कौन सी अपनाई जाती है। तो जवाब है शिफ्ट के साथ F3 दबाना। आपको शिफ्ट प्लस F3 दबा करके फंक्शन को जोड़ सकते हैं। अगला सवाल है, डॉट डॉट दिया हुआ है, MS पावरपॉइंट 2010 में सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सजावटी पाठ का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि स्टाइलिश टेक्स्ट आप जोड़ते हैं। स्टाइलिश टेक्स्ट जोड़ने के लिए आप दोस्तों वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब भी है। आप किसी प्रोग्राम को MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो आपने वर्ड आर्ट पर काम जरूर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप MS वर्ड को ओपन करके वर्ड आर्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है, एरियल क्या है। दोस्तों, एरियल एक फॉन्ट है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में टाइपिंग आदि करते हैं। तो याद रखना है, जब भी आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं MS वर्ड के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल आप सेलेक्ट करते हैं। तो उस फ़ॉन्ट स्टाइल में, फ़ॉन्ट के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ एरियल के नाम से भी कई प्रकार के फ़ॉन्ट आपके सामने डिस्प्ले होते हैं। तो एरियल क्या है,
ये एक फ़ॉन्ट होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बार कोड रीडर क्या है। दोस्तों ये सवाल मोस्ट हो जाता है, क्योंकि ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया था और मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी प्रोडक्ट पर खड़ी लाइनें जो आती हैं उन्हें बार कोड बोला जाता है। लेकिन वो पूछ सवाल ये रहा है कि बार कोड रीडर क्या है। तो बार कोड रीडर आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो किसी भी प्रोडक्ट पर लिखी हुई डाटा को रीड करके आपके कंप्यूटर में डाल देता है। अगला सवाल है, फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित से मतलब होता है कि उसका नाम बदलना, यानी उसको रीनेम करना। तो क्या करना होता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको F2 दबानी होती है। दोस्तों बात बहुत इजी है कि आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर किसी फाइल फोल्डर आदि जो बने हैं उनका अगर नाम बदलना है तो आप उस प्रोग्राम या फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें और F2 दबा दें। जैसे ही आप F2 दबाएंगे तो आपका फोल्डर या फाइल का नाम चेंज करने के लिए वहाँ पर जगह आ जाती है, तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। एंड अगला सवाल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों देखिए सवाल पहले भी आ चुका था, पहले उसमें बस तो इतना पूछा था कि HT और ML का क्या है। तो यह भी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किस काम में ली जाती है। दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए। तो सही जवाब है वेब निर्माण हेतु। आपके जितने भी वेब पेज बनाए जाते हैं वो HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर कुंजी पटल में फंक्शन कुंजी कितनी होती है। दोस्तों ये पहले की वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, पहले भी ये आपके RSCID के पुराने पेपर में ये आ चुका है। तो इसका सही जवाब है F12। आप समझ गए होंगे। तो आपने अपने कीबोर्ड की सबसे ऊपरी पंक्ति में देखा होगा कि F1 से F12 तक जो कुंजी आती हैं, जो बटन आती हैं, उन्हें हम फंक्शन की बोलते हैं, जिनकी संख्या होती है 12। आगे सवाल है, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब आप किसी किसी बुक के अंदर या किसी नोट्स के अंदर आपने देखा होगा कि उस नोट्स के टेक्स्ट के या छपे हुए नोट्स के पीछे एक चित्र या एक टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। जैसे आप किसी कोचिंग क्लासेस के अगर नोट्स यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कोचिंग क्लासेस वाला इस अपने नोट्स के पीछे एक छवि डाल देता है, एक हल्के से कलर की। उसी छवि को हम वाटरमार्क बोलते हैं या उसको हम घोस्ट इमेज ही बोलते हैं। घोस्ट इमेज मतलब भूतिया इमेज। जैसे कि भूत के बारे में एक शब्द प्रचलित है कि भूत को देखा नहीं जा सकता है, वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, हल्का हल्का दिखाई देता है। तो ठीक उसी से लिया गया वर्ड है वाटरमार्क या घोस्ट इमेज या घोस्ट टेक्स्ट। तो इसका सही जवाब है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक सिस्टम की स्मृति यानी मेमोरी किस में मापी जाती है। दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको पहले भी दिया जा चुका है और इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो सही जवाब है MB, GB और TB। याद रखेंगे MB, GB और TB। अगर दोस्तों यहाँ ये सवाल आता है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी बड़ी है, तो याद रखना MB के बाद GB आता है, GB के बाद TB आता है। तो इसकी सबसे बड़ी मेमोरी TB बोली जाती है। लेकिन यहाँ सवाल कुछ और है, तो सवाल पर ध्यान रखना है कि सबसे निम्न में से कंप्यूटर की मेमोरी किस में मापी जाती है, तो वो जवाब है A। अगला सवाल है, क्वेरी में पाया जाता है। दोस्तों ये भी मोस्ट हो जाता है क्योंकि क्वेरी से जुड़ा पहला सवाल पहले भी आपसे सवाल आ चुका है। तो यहाँ क्वेरी का मतलब होता है कि ये किससे जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये दोस्तों कीबोर्ड से जुड़ा हुआ शब्द है। क्योंकि कीबोर्ड के अंदर आप जब टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर एक पंक्ति होती है, इसमें QWERTY लिखा आता है। तो इसी बेस पर इसे क्वेरी कीबोर्ड बोला जाता है। तो याद रखेंगे, पूछा भी जाता है कि आधुनिक समय में कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाले कीबोर्ड कौन से हैं, तो वो क्वेरी कीबोर्ड होते हैं। एंड अगला सवाल है, MP3 से संबंधित है। दोस्तों इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि MP3 ऑडियो सॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब है MP3 ऑडियो से संबंधित है। एंड अगला सवाल है, वर्तमान स्लाइड्स को शुरू करने के लिए शॉर्ट की कौन सी है। अब दोस्तों स्लाइड का मतलब होता है कि अगर पावर पॉइंट में आपकी 10 स्लाइड हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 आपकी 10 स्लाइड हो जाती हैं। आप चाहते हैं कि 4 नंबर की स्लाइड से हमें काम करना है, या 4 नंबर की स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं और इसी स्लाइड को केवल प्ले करना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट के साथ F5 दबा देना है। जैसे शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो केवल आपकी वही स्लाइड चलेगी जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं। अगर आपने दोस्तों यहाँ ओनली F5 दबा दिया, क्या दबा दिया,
केवल F5 दबा दिया तो आपकी स्लाइड जो है शुरू से चालू हो जाएगी 1 नंबर से, और शिफ्ट के साथ F5 दबाया तो जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे होंगे वही स्लाइड आपकी केवल ओपन होगी। तो सही जवाब है आपका शिफ्ट प्लस F5। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए। देखिए इसका जवाब हमने पहले ही दे दिया और सवाल हमारा बाद में आया है। तो सवाल है शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्ट कुंजी कौन सी दबाई जाती है। तो सही जवाब है दोस्तों F5। तो आप F5 दबा करके बड़ी आसानी से अपने स्लाइड शो को शुरू से चालू कर सकते हैं। अगला सवाल है निम्न में से सर्च इंजन। अब दोस्तों सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन वो वेबसाइट होती है जिस पे हम किसी चीज़ को खोजते हैं, सर्च करते हैं, जानकारी लेते हैं, वो सर्च इंजन कहलाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में सर्च इंजन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना गूगल भी सर्च इंजन है और बिंग भी सर्च इंजन है। दोनों में अंतर ये है कि गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है और बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसे शॉर्ट में हम लोग MS भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, आपने देखा भी होगा कई बार, यहाँ सवाल का जवाब है कि गूगल भी है और बिंग भी है, तो सवाल का जवाब है C। तो आपने गूगल भी देखा होगा और बिंग भी आपने देखा होगा, डिफ़ॉल्ट कई बार आपके प्रोग्राम में सामने खुल के आता है। अगला सवाल है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या क्रोम क्या है। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या क्रोम ये वेब ब्राउज़र हैं। आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट होने पर आप जितनी भी वेबसाइट खोलती हैं वो इन्हीं के माध्यम से खोला जाता है। आपको वेबसाइट जब खोलनी होती है तो इन दिए गए प्रोग्राम्स में से आप कोई ना कोई प्रोग्राम एक ज़रूर खोलते हैं। तो इसका सही जवाब है वेब ब्राउज़र। एंड अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है MS एक्सेल में चयनित सेल का छनन। छनन का मतलब होता है फ़िल्टर करना, और फिल्टर का मतलब होता है कि अपनी एक्सेल के डाटा को काट छाँट कर अपने मुताबिक देखना। अपने मुताबिक से मतलब होता है कि किसी सेल, भरी गई सेल्स के अंदर या डाटा के अंदर आप किसी विशेष नाम को, किसी विशेष अमाउंट को, किसी विशेष जगह के हिसाब से डाटा को निकाल करके सामने लाना चाह रहे हैं, तो उसे हम लोग छनन या फिल्टर बोलते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट की अपनाई जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। तो इसका सही जवाब है आपका A। एंड आगे बढ़ते हैं, विंडोज़ में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर देखा होगा कंप्यूटर में आपने दोस्तों, जब एक साथ 3-4 प्रोग्राम खोल रखे होते हैं तो आप एक प्रोग्राम को छोड़ के दूसरे प्रोग्राम पर जब जाते हैं तो माउस से क्लिक करके जाते हैं। लेकिन सवाल है कि शॉर्ट कुंजी कौन सी दबाई जाती है, कौन सी बटन दबाई जाती है। तो उसके लिए आप आल्ट और टैब दबा के प्रेस करेंगे। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट और टैब दबा रहा हूँ तो ये एक लिस्ट बन के आ गई। जिस लिस्ट पर मुझे जाना है उस लिस्ट पर मैं जा करके अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को या कर्सर को छोड़ दूंगा, तो वही कर्सर आपके सामने, वही प्रोग्राम आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब है आल्ट प्लस टैब। एंड आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं या शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये सवाल पहले भी आ चुका है, सीधा सीधा आप जवाब दे सकते हैं। कंट्रोल प्लस P का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को छापने के लिए आप कंट्रोल P दबाएंगे। तो सही जवाब इसका C है। एंड अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन शेवर क्या है। देखिए स्क्रीन शेवर मैंने आपको पहले समझाया था कि जब आप कंप्यूटर पर काम करना बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं और कंप्यूटर चालू रहता है, तो एक निश्चित समय के पश्चात या बाद में एक प्रोग्राम, चलता फिरता प्रोग्राम इस पर आने लगता है। कहीं आपकी पिक्चर स्लाइड करने लगती हैं, या हो सकता है कि उसमें एक नाम घूमता हुआ या जंपिंग करता हुआ या डांसिंग करता हुआ दिखाई दे, कुछ भी हो सकता है। तो वो चलता हुआ प्रोग्राम आपका स्क्रीन शेवर कहलाता है। तो ये सवाल पूछा कि स्क्रीन शेवर क्या है। तो स्क्रीन शेवर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। तो इसका सही जवाब है एक ऑपरेटिंग प्रणाली है, कंप्यूटर को चलाने की एक प्रणाली है। तो सही जवाब है इसका A। अगला सवाल है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप क्या होता है। दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एक पेज को सेट करने का तरीका होता है। तो पहले सवाल का जवाब समझेंगे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपके ओरिएंटेशन का भाग होता है। और आपने देखा होगा कि आप MS वर्ड में कभी पेज को लंबाई में रखते हैं या कभी इस तरीके से लिटा के रखते हैं।
तो यही जो ये वाला पेज जो है पोर्ट्रेट कहलाता है और इस तरीके से रख देना आपका लैंडस्केप कहलाता है। और ये दोनों भाग जो होते हैं, ये दोनों भाग आपके ओरिएंटेशन से जुड़े होते हैं। तो आप याद रखेंगे इस सवाल का जवाब है बी। अगला सवाल है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में। पावर पॉइंट जब आप चलाते हैं, जिन बच्चों ने पावर पॉइंट पर काम किया है उनके लिए समझना बड़ा आसान है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक स्लाइड अवश्य होनी चाहिए, या कितनी भी स्लाइड हो सकती हैं, या 10 स्लाइड से अधिक होना चाहिए, 2 स्लाइड अवश्य होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है कितनी भी स्लाइड हो सकती हैं, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो। पावर पॉइंट आप एक स्लाइड से भी प्रेजेंट कर सकते हैं और पावर पॉइंट में आप हज़ारों स्लाइड से ही प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सही जवाब आपके सामने है। अगला सवाल है MP4 क्या है। अब दोस्तों देखिए, पहले आपको MP3 पूछा गया, अब MP4। अब MP3 तो आपका ऑडियो था और यहाँ MP4 आपका वीडियो फॉर्मेट होता है। याद रखेंगे, MP4 आपका वीडियो फॉर्मेट होता है, यानी वीडियो गाने, चलचित्र वाले गाने MP4 का ही फॉर्मेट होता है। अगला सवाल है वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ। देखिए दोस्तों, आप किसी वेबसाइट को ओपन कीजिए, ओपन करते ही सबसे पहले जो पेज खुल के आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है होम पेज। ये पहले भी आपका आ चुका है, इसलिए आप बिल्कुल इस पर लिख सकते हैं मोस्ट। अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, ये सवाल जो मोस्ट किए गए हैं वो अक्सर कर रिपीट होती हैं, तो आपके इनके नंबर तो फ्री में हो जाते हैं, आप याद तो करके रखिए। तो आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है CD, DVD या पेन ड्राइव किसके एग्जाम्पल हैं? CD या DVD किसके एग्जाम्पल है? संगठन के यानी कलेक्शन इकट्ठा करने के, संधारक यानी मेमोरी के, AB दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सही जवाब है आपका संधारक। सही जवाब है आपका संधारक, यानी मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। अगला सवाल है हमारा दशमलव का आधार क्या है? दोस्तों ये नंबर प्रेजेंटेशन का एक सवाल है। जिन बच्चों ने नंबर प्रेजेंटेशन के बारे में सीखा है वो इसका जवाब दे सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सीखा है वो हमारी वीडियो को देखते रहें। जल्दी हम नंबर प्रेजेंटेशन के बारे में एक वीडियो बनाने वाले हैं, जहां पर हम अपने कंप्यूटर के नंबर प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है। इसका सही जवाब फिलहाल तो आपका ये है कि दशमलव संख्या का आधार 10 होता है, और कॉमनली भी नाम से जाहिर हो रहा है कि दशमलव यानी 10 से। तो यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है C। अगला सवाल है विंडोज़ में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों देखो, ये पहले भी आया, इसको भी हम मोस्ट करते हैं, क्योंकि ये सवाल वे हैं कि पहले हमारी जो वीडियो बनाई थी उसमें से भी आपके यहाँ कम से कम 6-7 सवाल तो रिपीट हो चुके हैं। तो इनको अपने दिमाग में मोस्टली बिठा के चलिए कि ये सवाल आपके बारे में ज़रूर आते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर ओनली खाली डिलीट अगर आप दबाते हैं या डिलीट दबा के किसी प्रोग्राम को हटाते हैं तो वो रिसाइकिल बिन के अंदर जाके स्टोर होता है, और आप चाहते हैं कि वो रिसाइकिल बिन में नहीं, परमानेंट कंप्यूटर से हट जाए, तो आपको बस शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना है। तो यहाँ इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा, क्योंकि शिफ्ट डिलीट एंटर गलत, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट गलत, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी गलत। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इसका सही जवाब होता है, आपको बता देता हूँ कि अगर आप शिफ्ट के साथ में किसी भी प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट आपके कंप्यूटर में से हट जाएगा। अगला सवाल है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर। दोस्तों एंटर तो जानते होंगे ना, एंटर का मतलब, हाँ वही चीज़, कंट्रोल प्लस रिटर्न। रिटर्न और एंटर एक ही है, एंटर का दूसरा नाम रिटर्न बटन होता है। तो ये पूछ रहा है कंट्रोल और एंटर दबाने से क्या होता है? तो याद रखना, पेज ब्रेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर में पेज ब्रेक यानी MS वर्ड, केवल MS वर्ड की बात हो रही है, एक्सेल पावर पॉइंट या अन्य प्रोग्राम की बात नहीं। अगर MS वर्ड के अंदर आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी आपका पेज ब्रेक होने का मतलब है कि एक और नया पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अगला सवाल है एंटीवायरस क्या है? सर्च इंजन नहीं है, ब्राउज़र नहीं है, तो ये भी जवाब नहीं है, ये भी नहीं है, ऑपरेटिंग प्रणाली ये भी नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं है।
एंटीवायरस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में से वायरस को ख़त्म करने का काम करता है। MS वर्ड में डॉट डॉट लगा हुआ है का प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को प्रत्येक कॉपी भेजने के लिए करते हैं। सीधी भाषा में समझाता हूँ कि अगर किसी लेटर को एक से अधिक लोगों को भेजना हो और प्रत्येक लेटर पे अलग अलग यूज़र का नाम आना चाहिए प्रिंट करते समय, तो उसके लिए किस सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए हम करते हैं मेल मर्ज का इस्तेमाल। याद रखना दोस्तों, MS वर्ड में मेल मर्ज ऑप्शन होता है, उसके माध्यम से एक ही लेटर के मैटर को 10 लोगों के लिए अलग अलग नाम से तैयार कर सकते हैं। अगला सवाल है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपर लिंक का प्रयोग करने के लिए निम्न में से संक्षिप्त की यानी शॉर्ट की कौन सी प्रयोग करते हैं? तो याद रखना दोस्तों, हाइपर लिंक का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट पर क्लिक करके किसी दूसरे जोड़े गए एलिमेंट पर पहुंच जाना। आपने किसी वेबसाइट के अंदर तो देखा होगा कि जब आप किसी जगह क्लिक करते हैं तो कोई नया पेज खुल के आ जाता है, वो हाइपर लिंक ही होता है। तो बस उसी के बारे में पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में हाइपर लिंक के लिए शॉर्ट की कौन सी अपनाते हैं? तो वो है Ctrl+K। याद रखेंगे, Ctrl+K से आप किसी भी एलिमेंट को हाइपर लिंक दूसरे एलिमेंट से कर सकते हैं। अगला सवाल है, कोई भी व्यक्ति पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख सकता है? देखो दोस्तों, भूरे रंग में भी देख सकता है यानी ब्राउन में, ब्लैक एंड वाइट भी देख सकता है और कलरफुल भी देख सकता है। तो इसका सवाल का जवाब है उपयुक्त सभी। क्या जवाब है? उपयुक्त सभी। तो अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल है, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? आपने देखा है दोस्तों, आपने टेक्स्ट को बोल्ड भी देखा होगा, इटैलिक भी देखा होगा, अंडरलाइन भी देखा होगा। तो यहाँ पूछ रहा है स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि टेक्स्ट के बीच में एक लाइन खींच देना, कुछ इस तरीके से, इसे स्ट्राइक थ्रू बोला जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि हमारी इस वीडियो में आपने RSCIT के पेपर के बारे में बहुत गहनता से देखा होगा और समझा होगा और जाना होगा कि किस तरीके से RSCIT का पेपर आता है, और आपने बहुत कुछ अच्छा इसमें सीखा होगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को और YouTube चैनल को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके लिए आगे अच्छी नई वीडियो ऐसी लाता रहूँगा। हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपका महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन में हमेशा स्वागत है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।